बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से हम अपनी वो ग्रामर का आगाज़ करते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में तकरीबन हफ्ता या 2 हफ्ते आपके एग्ज़ाम में रह गए हैं। ये वो करेक्शन लिखी हुई है जो पिछले 5 साल पेपर में लाजमन आई हुई है और इसी में से आपको पेपर में मस्ट आएंगी करेक्शन जो होते हैं इंग्लिश के सेंटर पिलर्स होते हैं, इनके ऊपर आप फोकस रखा करें। जब भी आप इंग्लिश लिखेंगे आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए और ग्रामर के ये रूल आपके एक्यूरेट होने चाहिए। ये वो मार्क्स हैं जो एग्जाम में कट ही नहीं सकते। आपको 10 नंबर की करेक्शन आनी है, 2 नंबर की एक करेक्शन होगी और हर एग्जाम में ये मस्ट होती है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होती है, इफ ही विल कम आई शैल हेल्प हिम। इसमें आप याद रखिएगा किसी भी सेंटेंस में 2 दफा विल और शैल कभी नहीं आता। अब यहाँ पे भी देखें विल और यहाँ पे आ गया शैल, तो याद रखें एक हिस्सा प्रेजेंट में होगा, एक हिस्सा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। पहला जो हिस्सा है इफ ही विल कम, ये हमेशा प्रेजेंट में होगा। आई शैल हेल्प हिम, ये हमेशा फ्यूचर में होगा। या दूसरा कह लें कि जो काम पहले होगा वो प्रेजेंट में होगा, जो बाद में होगा वो फ्यूचर में होगा। तो ये सेंटेंस बन जाएगा इफ ही कम। अब ही इसमें सिंगुलर है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक काम नहीं होगा, यहाँ पे काम का आ जाएगा, बन जाएगा इफ ही कम। पहले सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, दूसरा आई शैल हेल्प हिम ये फ्यूचर में आ जाएगा। नंबर 2 करेक्शन देखिए जी, ही रैन एज फास्ट एज ही कैन। याद रखें अगर पीछे पास्ट है तो आगे भी पास्ट आएगा, ग्रामर का ये रूल होता है। तो ये बन जाएगा ही रैन एज फास्ट एज ही कैन। कैन का क्या बन जाएगा? कुड। कैन का कुड बन जाएगा, क्यों? पीछे पास्ट है, आगे भी पास्ट आएगा। नंबर 3 देखें, दे आर वर्किंग हार्ड सिंस 1985 2005। कोई भी ईयर आप लगा लें तो यहाँ पे याद रखें जहां पे भी सिंस और फॉर का लफ्ज आ जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा दे हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस 1985। नंबर 4 देखें, डू यू नो व्हाट इज लिबर्टी। अब ये देखिए ग्रामर का रूल है, ये सेंटेंस का पहला हिस्सा है, ये सेंटेंस का दूसरा हिस्सा है। अब पूरी ग्रामर में याद रखें किसी भी सेंटेंस का दूसरा हिस्सा सेकंड क्लास जुमले का दूसरा हिस्सा कभी भी सवालिया नहीं हो सकता। अगर आपने सवालिया बनाना है तो पहले हिस्से को बनाएंगे जैसा कि हम पहला हिस्सा बना चुके हैं, डू यू नो व्हाट इज लिबर्टी। अब व्हाट इज लिबर्टी, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम आगे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा व्हाट लिबर्टी इज। हमने दूसरे हिस्से का सवालिया खत्म करना है। सवालिया खत्म करने के लिए हेल्पिंग वर्ब आपने हर सूरत आगे लेके जाना है, तो ये बन जाएगा व्हाट लिबर्टी इज। नंबर 5 देखें, आई डू नॉट नो वेयर वाज ही गोइंग। ये सेंटेंस का पहला हिस्सा आ गया, ये इसमें आ जाएगा वेयर वाज ही गोइंग, ये सेंटेंस का दूसरा हिस्सा आ गया। अब हमने इसका सवालिया खत्म करना है। सवालिया खत्म करने के लिए हम वाज को आगे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा वेयर ही वाज गोइंग। वाज यहाँ पे आ जाएगा, वेयर ही वाज गोइंग। सवालिया खत्म करने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके जाना है क्योंकि सेंटेंस का दूसरा हिस्सा कभी भी सवालिया नहीं होता। अब इसके बाद जो करेक्शन आ जाती है, आई लाइक सच बॉयज हु आर ब्रेव। अब याद रखें सच, सम और सेम ये 3 ऐसे वर्ड होते हैं ये जब भी आ जाए इनके बाद हमने हमेशा एज लगाना होता है। अब इसमें आई लाइक सच बॉयज एज आर ब्रेव, आई लाइक सम बॉयज एज आर ब्रेव, आई लाइक सेम बॉयज एज आर ब्रेव। ये तीनों लफ्ज सच, सम और सेम जब भी आ जाए इनके बाद हमने एज लगाते हैं। अब यहाँ तक आगे जी नंबर 6 तक कोई आपको सेंटेंस कोई समझ ना आया हो तो आप इसमें से पूछ सकते हैं। ये आपको हर एग्जाम में, चाहे इंटर का एग्जाम है, बीए का एग्जाम है, एलएलबी, एमबीबीएस कंपटीशन, कोई भी एग्जाम है इसमें करेक्शन मस्ट आएगी। करेक्शन के अपने रूल्स होते हैं, इसमें ये नहीं होता कि एग्जामिनर इसको चेंज करके दे दे। सपोज यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है दे आर वर्किंग, पेपर में ये ऐसे ही आएगा, आपने सिर्फ हैव बीन इसमें चेंज करना होगा। इसी तरह यहाँ पे देखें Why you left the room without my permission, ये सवालिया लिखना है। इसमें मिस्टेक ये है कि जब भी
व्हेन, वेयर, व्हाई आ जाए, जब तक हेल्पिंग वर्ब बाहर नहीं होगा फिक्रा सवालिया नहीं बन सकता। तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है सेंटेंस के मुताबिक। Why you left, लेफ्ट से मुराद हुआ ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो यहाँ से साबित हो गई कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में सवालिया बनाने के लिए हमेशा हम डिड लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Why did you left the room without my permission? अब did इसके साथ आ गया, तो did के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, Why did you leave? ठीक है जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, Why did you leave the room without my permission? तो सवालिया बनाने के लिए जब तक हेल्पिंग वर्ब बाहर नहीं आएगा फिक्रा सवालिया उसमें नहीं बन सकता। इसी में नंबर 8 देखें, I have received my letter yesterday। अब yesterday से मुराद क्या है कि ये past indefinite tense है। yesterday, last, ago जब भी आ जाएंगे past indefinite tense होते हैं, और past indefinite tense में कभी भी has और have इस्तेमाल नहीं होते। तो ये बन जाएगा I received my letter yesterday। yesterday past की इंडिकेशन है, that's why इसमें has और have नहीं आएगा। नंबर 9 देखेंगे, the honesty is the best policy। अब इसमें जो ऑनेस्टी है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जो चीजें दिखाई ना दे। अब जैसे देखिए किसी की ईमानदारी है, बेईमानी है, बहादुरी है, तो ये दिखाई नहीं देते। तो जो चीजें दिखाई ना दे उनसे पहले कभी दी नहीं लगाते। तो ये बन जाएगा ऑनेस्टी। डी जब इसमें कट जाएगा ऑनेस्टी आ जाएगा। एच पहला लफ्ज हर सूरत कैपिटल होता है, तो हम लिखेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लास्ट सेंटेंस आ गया, ये आपने ग्रामर का रूल याद रखना है, ईच, एवरी, नाइदर, नन, ऑलवेज यूज इन सिंगुलर शेप, हमेशा वाहिद के लिए जाते हैं। अब एवरीवन, एवरीवन जब सिंगुलर है तो सी नहीं होगा, यहाँ पे सीज आ जाएगा। एवरीवन सीज यू। अब इसी तरह एवरीवन सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ड लव है, तो लव की जगह हम एस लगा देंगे। एवरीवन सीज यू, लव्स यू। जैसे हम लिखते हैं जी एवरीवन गो, गो नहीं होगा, एवरीवन गोज होगा। इसी तरह सिंगुलर के साथ एस के एस मस्ट होगा। नन, नाइदर, ईच, एवरी हमेशा सिंगुलर गिने जाते हैं। तो ये वो ग्रामर के रूल हैं जो एग्जाम में आपको आते हैं। इसके अलावा भी आपको इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर के रूल लाजमी आने चाहिए, ताकि आपको इंग्लिश लिखते हुए किसी किस्म की कोई कबाहत ना हो। तो इसी तरह इसके साथ ही अब हम करेक्शन के बाद हम करेंगे ईडियम्स। ईडियम जो है ये आपको इंटर, बीए, सीएसएस कोई भी एग्जाम ले ले कंपटीशन में ये लाजमन आते हैं। ये इसमें फेमस ईडियम लिखे हुए तो तकरीबन हर एग्जाम में आते हैं। 5 इयर्स लास्ट जो 5 इयर्स पेपर्स हैं उनमें से हमने लिए हैं। तो ये आपने याद रखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम है जिसमें सबसे पहले आ जाएगा। और दूसरा हमें याद रखना है एग्जाम में आप कोशिश करें जितना शॉर्ट ईडियम हो उतना शॉर्ट बनाएं। जब आप 3-3, 4-4 लाइंस का ईडियम बनाएंगे तो यकीनन उसमें मिस्टेक्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। दैट्स व्हाई आपने सिंपल और आसान सा आपने ईडियम बनाना है जो कि एग्जामिनर को इम्प्रेस करे। सेकंड, आपने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसके साथ लिखना जरूर है, सबसे जरूरी या सबसे अहम, सबसे जरूरी सबसे अहम। स्टूडेंट्स, अब ये पास्ट अभी का के ई को शो करवाएगा। स्टूडेंट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू स्टडी। स्टूडेंट का सबसे जरूरी सबसे अहम फर्ज ये है कि वो तालीम में दिलचस्पी ले। फाइंड फॉल्ट विद, ये होता है दूसरों में नुक्स तलाश करना। नुक्स तलाश करना या किसी में खामियां या गलतियां निकालना। He finds, सिंगुलर है, SENS आएगा। He finds fault with everyone या other, वो हमेशा दूसरों में नुक्स निकालता है। ये देखिए सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें ये होता है मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। एग्जामिनर ने इसको मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, 2 नंबर का एटीटीएम होता है। आपने मीनिंग लिख दिया, साफ सेंटेंस बना दिया तो आपके 2 मार्क्स इसमें आ जाएंगे। आगे वो कहते हैं कि हार्ट एंड सोल, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हार्ट एंड सोल, दिलो जान से ही वर्क हार्ट एंड सोल टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। उसने इम्तिहान में पोजीशन हासिल करने के लिए दिलो जान से कोशिश की या सख्त मेहनत की। इसके बाद नंबर आ जाएगा जी ईच वन वर्ड। इसके क्या मीनिंग होते हैं जी? कोई बात कह के मुकर जाना, या आप इसको कह रहे हैं ईट वन वर्ड, अपने अल्फाज वापस लेना। ये भी आप लिख सकते हैं ही स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक हार्शली, उसने गुस्से से बात की, बट हैड टू,
हैड टू के मीनिंग होते हैं लेना पड़ी, जैसे कोई काम मजबूरी के तहत करना पड़े, बट हैड टू ईट हिज बर्ड, उसे अपने अल्फाज वापस लेना पड़े। उसने बात बड़े गुस्से में की, उसने आगे लेम एक्सक्यूज भी दिया कि जी मेरे साथ ये हो गया था, मैं इसलिए नहीं आया, तो लिहाजा से अपने अल्फाज वापस लेना पड़े। गिव एंड टू, इसके क्या मीनिंग होते हैं? गिव एंड टू के जी गिव एंड टू इसके मीनिंग होते हैं कि इजहार करना, एक्सप्रेस, अपनी बातों का, अपने ख्यालात का इजहार करना। इन दिस वे, इस तरह ही gave vent to his feeling, उसने अपने एहसासात, अपने जज्बात का इजहार किया। लास्ट इडियम आ जाएगा जी इन ब्लैक एंड व्हाइट, बहुत ज्यादा यूज होता है तकरीबन हर एग्जाम में, कंपटीशन को मैट्रिक इंटर बीए, मैट्रिक में तो इडियम नहीं आते, इंटर बीए एमबीबीएस में बहुत ज्यादा इडियम आता है इन ब्लैक एंड व्हाइट। इसके मीनिंग होते हैं तहरीरी तौर पर। ये तो आपके पुराना सुन्नत में भी है कि जब तुम कोई मुआहदा करो या जब तुम कोई बात या किसी के साथ एग्रीमेंट करो तो उसको लिख लिया करो, क्योंकि रिटर्न जरूरी होता है। रिटर्न का एक एविडेंस होता है, जैसे आप किसी इदारे पे आते हैं, आप फी पे करते हैं, आपके पास वाउचर होता है, एडमिशन लेते हैं, वो आपके पास एडमिशन फॉर्म होता है, तो ये सारा किसी भी जगह आप कोई लेन देन करते हैं, आप बैंक में जाके 10 रुपीज भी जमा कराएंगे, आपके पास एक स्लिप होगी, ये भी होगा पैसे देके बाहर आ जाएंगे कहेंगे जी आपके अकाउंट में एंटर हो गए, ऐसा नहीं होता, आपके पास रिटर्न होना चाहिए। तो कहते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट, तहरीरी तौर पर, यू शुड पुट योर कॉन्ट्रैक्ट इन ब्लैक एंड व्हाइट। ये हो गए थी आपके इडियम जो कि एग्जाम में 10 मार्क्स के आएंगे, तो आपको अपने इडियम्स पे फोकस रखना चाहिए। इसके साथ इडियम के साथ वोकैबुलरी जो होते हैं, शॉर्ट वर्ड जो डेली रूटीन में होते हैं, उनको हमें सीखना चाहिए। ये स्पीकिंग पार्ट जब आप एक दूसरे से गुफ्तगू या लैंग्वेज में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ये रूटीन के वर्ड होते हैं, ये आपको आने चाहिए। अब जैसे वो कहते हैं जी क्या आपको यकीन है, आप कोई भी बात जब भी कोई भी मैटर कहते हैं तो कहते हैं कि आप श्योर हैं, आपको यकीन है। जैसे एक बंदा कहते हैं कि कल मेरा सांस बंद हो गया था, कहता है क्या आपको यकीन है आपका सांस ही बंद हुआ था, तो इस तरह वो कहते हैं क्या आपको यकीन है, आर यू श्योर, आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं आपका एहसानमंद हूँ, कहता है कि स्टूडेंट कहते हैं ठीक है सर आपने मुझे समझा दिया कि ये क्लास में इस तरह की गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, तो बच्चा आगे से खड़ा होकर कहता है मैं आपका एहसानमंद हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू यू। अब देखें इंसानों के लिए हमेशा ग्रेटफुल इस्तेमाल होता है, अल्लाह तबारक व तआला के लिए हमेशा थैंकफुल इस्तेमाल होता है। जो लोग ग्रामर की ये बारीकियां ये इन चीज़ों को नहीं समझते वो ऐसे वो लिख देते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे देखें ये लफ्ज़ है होम, एक लफ्ज़ है हाउस। अब आप कहेंगे कि ये दोनों के मीनिंग होते हैं रहने की जगह, इसमें नो डाउट, लेकिन हाउस जो होता है इसको हम लिखेंगे हमेशा मकान, ये होम जो होता है ये हमेशा होता है घर। अब मकान और घर में क्या फर्क होता है? घर होता है जिसमें घर वाले रहते हैं, जिसमें अफराद रहते हैं, वो घर कहलाता है। तो दैट्स व्हाई वी यूज हियर होम स्वीट होम। इसी तरह हाउस, हाउस जो होता है वो मकान होता है, मकान होता है जो खाली जगह होती है। ये मकान किराए के लिए खाली है, क्योंकि वो खाली है, कोई नहीं रहता, इसलिए हम लिख देते हैं ये मकान किराए के लिए खाली है। अब देखें बाद डीलर हजरात जो कि पढ़े लिखे नहीं होते वो अक्सर लिख देते हैं ये घर किराए के लिए खाली है, रॉन्ग सेंटेंस है। घर बराए फरोख्त लोगों ने लिखा होता है, रॉन्ग सेंटेंस है, हमेशा होता है मकान किराए के लिए खाली है या मकान बराए फरोख्त। बात समझ आ गई कि नहीं? तो ये एक्यूरेसी होती है। सिमिलरली यहाँ पे एक लफ्ज आ गया ग्रेटफुल, इंसानों के लिए हम ग्रेटफुल का लफ्ज ही इस्तेमाल करेंगे, आई एम ग्रेटफुल टू यू। जब अल्लाह के लिए, गॉड के लिए इस्तेमाल करेंगे आई एम थैंकफुल टू अल्लाह, आई एम थैंकफुल टू गॉड। तो थैंकफुल अल्लाह के लिए, ग्रेटफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। कोई भी मसला नहीं, जैसे आप किसी को बात करते कहते यार कोई मसला नहीं, हो जाएगा आपका काम, कोई इशू नहीं है, तो कहते हैं नो प्रॉब्लम एट ऑल, फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब आप किसी को अपना कोई मसाइल बताते हैं, जैसे एक बच्चा आता है कहता है जी मेरी रात को कल सांस बंद हो गया, तो टीचर कहता है जी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो मैं कहता हूँ जी नथिंग टू वरी अबाउट, नथिंग टू वरी अबाउट के मीनिंग होते हैं फिक्र करने की जरूरत ना है, बुरा ना माने या बुरा ना मनाए, प्लीज डोंट माइंड, प्लीज डोंट माइंड, इसमें मेरा कसूर नहीं। जब कोई बात कोई ऐसा हुआ होता है, ऐसी कोई इंसिडेंट हो जाता है, हम कहते हैं यार इसमें मेरा कसूर नहीं, ये सारा किया तरह फलां बंदे का, ये जो किया उसने किया, अगर मेरा सांस बंद हुआ है तो मेरी अम्मी ने रात को जब ठंडा दूध पिला दिया था, ये सारा किया तरह उनके इस वजह से मेरा सांस बंद हुआ है, तो वो कहते हैं जी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ये हो गया जी, इट इज नॉट माई फॉल्ट। अपने तौर तरीके दुरुस्त करो,
अब अपने तौर तरीके दुरुस्त करने से याद आया, कई बच्चे हैं जो अपनी स्टडी पर फोकस नहीं रखते, अपना वक्त बिला वजह जाया करते हैं, या वालिदैन अक्सर अपने बच्चों को कहते हैं कि अपने तौर तरीके दुरुस्त करें, करेक्ट योर मैनर्स, करेक्ट योर मैनर्स या करेक्ट योर वेज भी कर सकते हैं। जैसी आपकी खुशी रूटीन में समाप्त होता है यार, जैसे आपकी मर्जी, जिस तरह आप चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, जो आप कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, एज यू प्लीज, एज यू प्लीज। नंबर 9 है कि ये आपकी मेहरबानी है, ये डेली रूटीन का लफ्ज है। डेली रूटीन हमने एक दिन में 10 दफा ये लोगों को कहना होता है जी आपकी मेहरबानी है, आपकी इनायत है, आपका शुक्रिया है, तो हम लिखेंगे इट इज योर काइंडनेस। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, डू नॉट ट्राई माई पेशेंस, कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत लें। मेरी रूटीन में, स्पीकिंग में भी एज वेल एज रिटन में भी ये चीज़ें लिखना होती हैं, तो इन चीज़ों को फोकस रखा करें। ग्रामर आपकी इंग्लिश के सेंटर पिलर्स हैं, इनको हमेशा आप प्रेफर किया करें, इनको समझा करें, तो इसी तरह डेली अब ये काम किया करेंगे। बाकी हम कल दोबारा इसमें करेक्शन और कुछ इडियम्स ऐसे होंगे जो हर साल एग्जाम में लाजमन आते हैं, उनको कल हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्टूडेंट्स।